दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं उन स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें ट्रेडिंग अचानक ही बंद हो चुकी है और इसमें काफ़ी छोटे निवेशकों का पैसा अटका हुआ है, यानी काफ़ी लोगों का पैसा यहां पे फंस गया है। अब यही एक बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पे हमारा लगाया हुआ पूरा की पूरा पैसा डूब जाएगा या इसमें से हम किस प्रकार से पैसे को रिकवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक के देखिए। इसका एक भी पार्ट आप स्किप ना कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो कौन कौन से स्टॉक है जिसके अंदर आपका यहाँ पे पैसा जो है वो फंसा हुआ है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ एक स्टॉक है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, इसमें बड़े नाम है और उसके अंदर जो रीज़न है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालवीय और आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक बिज में। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाम है उसमें से सबसे पहले नाम आता है रिलायंस का। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है रिलायंस कैपिटल। नंबर 3 पे है जेपी इंफ्राटेक। नंबर 4 पे है ब्राइट ग्रुप और नंबर 5 पे भारत ग्लोबल डेवलपर्स। ये पांचों कंपनियों के नाम ऐसे हैं जिसके अंदर छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और इन स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेडिंग जनवरी में सस्पेंड कर दी गई है। अब इन शेयरों में अचानक ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ना तो शेयर को खरीद सकते हैं और ना ही अगर आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनको आप बेच सकते हैं, क्योंकि जब खरीदने वाले कोई नहीं होगा तो आप किसे बेचोगे। तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है उनके काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे फंस चुका है, जो कि हो सकता है किसी का पैसा हज़ारों में हो सकता है, किसी का पैसा लाखों में हो सकता है। ये पैसा यहाँ पे फंसा है। अब ट्रेडिंग सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ट्रेडिंग सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि शेयर डीमैट से गायब हो गया है। शेयर डीमैट से गायब हो गया ये बात नहीं होती, लेकिन शेयर डीमैट में अकाउंट में मौजूद रहते हैं लेकिन आप उनको बेच नहीं सकते और ना ही आप नई क्वांटिटी वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि हमारे पास तो शेयर है लेकिन हम शेयर को बेच भी नहीं पाएंगे और शेयर को खरीदने वाला कोई खरीदार मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे यह होता है कि यहाँ पे पैसा फंस गया है लेकिन यहाँ पे पैसा खत्म नहीं हुआ है, ये बात अभी है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये भी आप समझिए कि जो पैसा हमारे पास खरीद बेच ही सकते हैं तो एक प्रकार से फंसा हुआ ही है, लेकिन अब इसको कब अप्रूवल आएगा, कब इसको हम बेच पाएंगे, ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो है ट्रेडिंग ये सस्पेंड क्यों हुई है, ट्रेडिंग सस्पेंड होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे जो है वो 3 बड़े कारण हैं जो मुझे लगते हैं कि यहाँ पे 3 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल डूब चुकी है। या आपको पता है कि जो रिलायंस आरकॉम या ग्रुप है, अनिल अंबानी की कंपनीज है, वो पहले से ही कर्जे में डूबी हुई कंपनियां हैं, जिसमें से फाइनेंशियली कर्जे वाली कंपनी है। कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है और कमाई यहाँ पे नहीं है, किसी भी प्रकार की कमाई आते हुए कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है और बिजनेस पार्सली जो है इसका बंद हो चुका है। और कुछ एक कंपनियां ऐसी है जो कि बिजनेस के बंद होने की कगार पे भी खड़ी हुई है। जैसे इसमें कुछ नाम है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस कैपिटल है, जेपी इंफ्राटेक है। ये कंपनियां यहाँ पे फंसी हुई है। पहले आपने देखा है कि जेपी इंफ्राटेक के स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी, अप एंड डाउन के मूव आ रहे थे। काफ़ी रिटेल ट्रेडर ये देखते हैं कि लोग क्वांटिटी के पेनी स्टॉक है तो हम इसमें एक उम्मीद लगा के पैसा लगा दे। वो ये नहीं देख पाते हैं कि इसके अंदर कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी का डेप्थ क्या है, कंपनी का। वो ये देखते हैं कि एक समय में रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर प्राइस 160 रुपये पे चल रहा था, अभी रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर प्राइस 1 रुपये, 1.5 रुपये या 50 पैसे के आसपास है। तो ये देखते हैं कि भविष्य में ये शेयर 160 रुपये जा सकता है। उसी प्रकार से रिलायंस कैपिटल की बात करें, रिलायंस कैपिटल एक समय में 800-900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक का जो प्राइस है 4 रुपये 5 रुपये के आसपास आ गया। तो रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि 4 रुपये 5 रुपये में काफ़ी डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, इसको बाय कर लेना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि स्टॉक में जो गिरावट आई है, एक तरफा जो गिरावट है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो स्टॉक को वो बाय कर लेता है। अब मैं आपको ये आगे ये भी बताऊंगा कि स्टॉक को आपको किस प्रकार से पकड़ना है कि स्टॉक गिर रहा है तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। ये बात मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, तो आप वीडियो में आगे तक के बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये गलती की, स्टॉक 800 रुपये का था, 4 रुपये 5 रुपये आया, खरीद लिया कि भविष्य में यह 800 रुपये जाएगा। ये एक झूठी आशा में हम खरीद लेते हैं, फंस जाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर का कारण है वो क्या हो सकता है वो सुनिए।
सेबी एक्सचेंज रूल फॉलो नहीं किए। कुछ एक कंपनियां होती है कि सेबी इसके ऊपर रूल लगाता है, चेतावनी भी देता है। एक चेतावनी दी, नहीं माना कंपनी ने, दूसरी चेतावनी दी, नहीं माना, लेकिन तीसरी चेतावनी में क्या होता है कि सेबी इसके ऊपर एक्शन ले लेता है। अब सेबी ने जो एक्शन लिया वो किस प्रकार से हो सकता है कि टाइम पर यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किए, क्योंकि सेबी हर कंपनी को एक टाइम देता है कि आप इस टाइम पे अपने क्वार्टरली नंबर्स अनाउंसमेंट करना आपके लिए अनिवार्य है। तो इन्होंने सेबी के इस नियम का पालन नहीं किया। दूसरा है ऑडिट इशू। हर कंपनियों को अपने ऑडिट करवाने होते हैं। अब कुछ एक कंपनियां डिले कर देती है, वो ऑडिट समय पे नहीं करवाती है, तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है, रीज़न भी। तीसरा बात ये आती है कि सीरियस जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है कि कुछ गवर्नेंस है वो उसके ऊपर सीरियस भी है। अब इन्होंने उन बातों को लाइटली लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ पे कंपनियां सस्पेंड हो सकती है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज इन्वेस्टर को बचाने के लिए ट्रेडिंग रोक देते हैं। जब एक्सचेंजेस के पास ये पावर होता है कि वो देखता है कि रिटेल का जो पैसा है वो डूब रहा है, ये नुकसान में जा रहा है, कि कंपनी कुछ मुनाफा तो बना नहीं रही है, ना ही कंपनी को कोई क्वार्टरली नंबर्स अनाउंसमेंट कर रही है और ना ही सेबी के नियमों का पालन कर रही है। इस कंडीशन में जो सेबी है या एक्सचेंजेस है वो रिटेलर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ट्रेडिंग को पुश कर देते हैं या रोक देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर का जो कारण है वो आप जानिए क्या हो सकता है। कंपनी में इन जो इन्वॉल्व होते हैं या एनसीएलटी की प्रोसेस में चली जाती है, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस हो गया या एनसीएलटी की प्रोसेस हो गया, इसके अंदर कंपनी चली जाती है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि कंपनी कोर्ट में है, क्योंकि जो कंपनियां नुकसान में होती है या घाटे में होती है तो इनके का जो केस चल रहे होते हैं वो कोर्ट में चल रहे होते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोसेस में चल रही होती है और ओनरशिप जो है वो यहाँ पे बदलने की कगार पे भी हो सकती है। जैसे में कुछ कंपनियाँ बंद भी हो सकती है अगर किसी कंपनी की ओनरशिप बदल रही है या कोई कंपनी को कोई टेक ओवर कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी बंद होने की कगार पे भी पहुँचने की सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा डर ये होता है इन्वेस्टर क्या पैसा डूब गया है। तो अब ये बात आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हो सकता है, या हमारे जैसे काफ़ी इन्वेस्टर है जो रिटेल ट्रेडर है जिनके पैसे जो है मार्केट में फंसे होते हैं। और लाजमी बात है कि जो एक रिटेल ट्रेडर है, आप हो या मैं हूँ, क्या सोच के पैसा लगाएंगे कि छोटी क्वांटिटी का पैसा है, हमारा पैसा इसमें लगा दो, आगे चल के हमें मल्टीपल रिटर्न देखने को मिल सकता है। जानी मानी कंपनियाँ, एक अच्छा नाम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें हमें निवेश करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भविष्य में 5 साल 10 साल के लिए इसमें पैसा हम लगा के रख दो, कभी ना कभी शेयर का भाव ऊपर भी आएगा। लेकिन यही एक उम्मीद, एक आशा, एक हमारे लिए एक खतरा बन जाती है और इसी कारण हमारा जो निवेश है वो रिस्क में आ जाता है। अब यहाँ पे जो बात आती है क्या हमारा पैसा डूब गया है, तो इसके लिए एक छोटा सा आंसर सुनिए कि यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए। और कई केसेस में रिटेल इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि जब इस प्रकार से बातें आ जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा जो है, कुछ एक केसेस ऐसे भी देखने में आते हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पाता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक कंपनी पहले से कर्जे में दबी हुई है, उसमें हमने पैसा लगा दिया, वो कंपनी पहले कर्जे में है तो किस प्रकार से पैसा लौटाएंगी। अब यहाँ पे जो लीगली रियलिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब कंपनी बंद होती है तो यहाँ पे 3 पॉइंट को देखने होते हैं। सबसे पहले बैंक्स एंड लेंडर्स को पैसा मिलता है, यहाँ पे जो बैंक और लेंडर्स हैं उनको पैसा मिलता है। दूसरा गवर्नमेंट ड्यूज जो होते हैं उनको पैसा मिलता है। और तीसरा आखिरी में जो शेयर होल्डर बचे हुए होते हैं उनको पैसा मिलता है। और ज़्यादातर केसों की बात करें तो शेयर धारकों तक पैसा पहुँचता ही नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं पहुँचता शेयर धारकों तक के पैसा, ये आप बात समझिए। शेयर धारक कौन है? एक तरह से माना जाए तो शेयर धारक जो है वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में उसकी पार्टनरशिप खरीदते हैं, हम मालिकन होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो तो जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आते हैं या तो कंपनी हमारे पास क्या करती है, वोटिंग करने का हमारा एक राइट देती है कि कंपनी के फेवर में हम वोट कर सकते हैं। रिटेलर के पास इतना पावर होता है कि अगर मान लो हमने कंपनी के अगेंस्ट में कोई वोट कर दिया तो कंपनी को वो फैसला लेना ही पड़ेगा और उस फैसले पे चलना पड़ेगा। अगर मान लो कि कंपनी ने बोला कि हमें कोई प्लांट की स्थापना करना है, उसके लिए कोई वोटिंग राइट उन्हें इशू किया और रिटेल ने बोला हमको नहीं चाहिए प्लांट, उन्होंने इसके लिए निगेटिव कमेंट किया, तो कंपनी वो प्लांट चालू ही नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हमने वोटिंग की कि हाँ चालू करना है तो कंपनी को प्लांट चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग पावर ये होती है। तो अब शेयर होल्डर है तो कंपनी के मालिक ही हुए, तो कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो मालिक को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी कंडीशन में जो शेयर धारक होते हैं वो फंस जाते हैं। और ऐसी कंडीशन से बचने के लिए
रिटेल ट्रेडर को कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हुए आना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, झूठी उम्मीद पे पैसा नहीं लगाना चाहिए कि आगे हमें पैसा आगे बनता हुआ नजर आएगा। अभी ऐसे केस हुआ कि धानी यारी और इंडिया बुल्स का मर्जर हुआ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निवेशक फंसे हुए हैं। अगर आपके पास भी धानी यारी के शेयर में आप फंसे हुए हो तो मैं आपके लिए एक विशेष लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ इस संडे शाम 7:30 बजे। तो आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि तो फिर ऐसे केस में पैसा कैसे मिल सकता है, क्योंकि अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर हमारा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है तो इस केस में पैसा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको केस 1 बताता हूँ कि कंपनी रिव्यू हो जाए। पहला केस ऐसे में क्या होगा कि अगर न्यू बायर आ जाते हैं, नए खरीदार आ जाते हैं तो यहाँ पे पैसे मिलने की संभावना बन सकती है। दूसरी बात समझिए कि डेप्थ रिस्ट्रक्चर हो जाए, जो कंपनी का डेप्थ है वो रिस्ट्रक्चर हो जाए, इस कंडीशन में पैसा मिल सकता है। और तीसरे नंबर का पॉइंट आप देखिए कि सेबी रूल्स पूरे हो जाए। जिस प्रकार से सेबी ने इसके ऊपर रेगुलेशन किया है, पाबंदी लगाई है, अगर कंपनी सेबी के नियम को पूरे कर देती है तो यहाँ पे इस केस में हमारा पैसा जो है फंसा हुआ वो वापस आ सकता है। अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो सकती है। अगर ये सारी बातों को जो मैंने आपको 3 पॉइंट ऊपर बताया है, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो सकती है। शेयर का प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये केस रेयर है, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो कर्जे में होती है। तो इस प्रकार के जो केसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। अब केस नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी कंप्लीटली शट डाउन हो जाए, तो ऐसे में एसेट पूरे कंपनी के बिक गए और लोन्स सेटल हो गए। इस कंडीशन में क्या होगा, शेयर होल्डर को या तो कुछ नहीं मिलता है या तो नाम मात्र का पैसा मिल सकता है। ये बात यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आप जो इसमें जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, आप हम जैसे जो शेयर होल्डर्स है, अगर इसमें फंसे हैं तो आप यहाँ पे क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे सबसे पहले यहाँ पे पैनिक होना बंद कर देना चाहिए। बेच नहीं सकते, ये टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम शेयर को बेच ही नहीं सकते। ना ही शेयर लोअर सर्किट लगा रहा है, ना ही अपर सर्किट लगा रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमारी क्वांटिटी फ्रीज हो गई है, तो यहाँ पे पैनिक करने का कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बेच ही नहीं सकते। और यहाँ पे हमें अफवाहों से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई झूठी दिलासा, झूठी उम्मीद पे अब हमें यहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद ऑफिशियली अपडेट्स हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे ही एक्सचेंज से कोई नोटिस आता है तब तो उस नोटिस को देखना चाहिए। एनसीएलटी की कोई अगर अपडेट्स आती है तो उन अपडेट को हमें ध्यान देना है कि अगर कंपनी के संबंध में कोई अपडेट आई उस पर देखना है। कंपनी अगर कोई अनाउंसमेंट करती है तो उस अनाउंसमेंट पर भी हमें ध्यान देना है। मेल के माध्यम से हमें उस अनाउंसमेंट की जानकारी मिल जाएगी, कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया है या कोई अपडेट्स आई है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब तीसरा नंबर का पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, लीगल एक्सपेंशन यहाँ पे रियलिस्टिक रखना चाहिए। जैसे कोर्ट केस है तो यहाँ पे पैसा जो है वो जल्दी नहीं मिलता। अगर कोर्ट का केस हुआ है तो जो पैसा है वो जल्दी मिलने की संभावना नहीं रहती है, कई बार मिलता ही नहीं है। ये बात भी ध्यान दीजिए कि कई बार जो ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पैसा मिलता ही नहीं है। ये कड़वी बात है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन में हम फंस गए हैं तो यहाँ पे पैसे मिलने की संभावना है ना के बराबर होती है। अब चौथे नंबर का पॉइंट है, इसे लाइफ लेसन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चीप शेयर देख के स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए कि छोटा स्टॉक है खरीद लो, कंपनी का नाम अच्छा है खरीद लो, क्योंकि नाम अच्छा होने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती है। कंपनी में अगर मान लो कि कोई ऐसा पेड़ है जो बाहर से हमें अच्छा दिख रहा है लेकिन उसकी जड़ों में दीमक लग चुकी है तो वो पेड़ सूखना निश्चित है। भले ही कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन आगे चल के वो पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी का नाम अच्छा है लेकिन वो कंपनी के ऊपर कर्जा लग गया है, डेप्ट लग गया है, एनसीएलटी प्रोसेस में आ गई है, तो कंपनी खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। ये बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे लॉस से बचना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको यहाँ पे अगर मान लो कोई कंपनी आपका नीचे जा रहा है तो आप ये झूठी दिलासा में ना देखिए कि अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो वापस से रिकवरी आ सकती है। आप अपने दिमाग में एक स्टॉप लॉस को मेंशन करके रखिए कि अगर शेयर इस भाव से नीचे जाता है तो मेरे को यहाँ से शेयर से एग्जिट कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, कोई दूसरे स्टॉक में आपको निवेश करने के बारे में प्लान करना चाहिए। और यहाँ तक मैं ये बताऊंगा कि आपको तो डाइवर्सिफाई स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में अपनी सारी पूंजी को नहीं लगाना चाहिए और वही पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपके पास में एक्स्ट्रा मनी है। और ऐसा पैसा नहीं लगाना चाहिए कि आप पूरी सेविंग को आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये स्टॉक हमें इस प्रकार के लेसन भी देते हैं। अब पेनी स्टॉक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आपका पैसा ये मल्टीबैगर रिटर्न करके दे देगा, तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ बड़ी वार्निंग्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक अगर लगातार लॉस में चल रहे हैं तो आपको वहाँ पे दूर रहना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर भारी कर्जा है, डेप्थ है, तो यहाँ पे आपको दूर रहना चाहिए। अब मैनेजमेंट यहाँ पे
स्टडी करना चाहिए मैनेजमेंट को, और उसके बाद ही आपको देखना चाहिए वहाँ मल्टीबैगर नहीं है और वहाँ ट्रैप होता है। ये बात आपको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्रकार की कंपनी को आप किस प्रकार से पहचानें कि आपके स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप एक चार्ट लगाइएगा। अगर कोई स्टॉक आप मंथली चार्ट, वीकली चार्ट या आप डेली चार्ट को देखिए, अगर कोई स्टॉक आपको बढ़ते क्रम में दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ बढ़ रहा है, यानी कि मान लो कि कोई स्टॉक को 50 रुपये का वो 5 रुपये 10 रुपये ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल वीक में या महीने में बनाते हुए चल रहा है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बन रहा है। डिसिप्लिन वही होता है कि कोई स्टॉक छोटे छोटे मूव के साथ बढ़ रहा है तो माना जाता है, लेकिन अगर कोई बड़े जंप के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आप इस प्रकार के स्टॉक से चौकन्ने रहिए। ये स्टॉक के अंदर कभी भी फॉल आ सकता है और बड़ी कैंडल के साथ इसके अंदर गिरावट आ सकती है, और ऐसा होता ही है। ये 90 केसेस में इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के स्टॉक से आप बचिए। आई होप आपको ये लेसन आज पसंद आया होगा, और इस प्रकार से अगर आप स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रकार के स्टॉक में फंसे हैं। अगर फंसे हैं तो आप यस कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं फंसे हैं तो आप नो कमेंट कीजिए, अच्छी बात है। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।